Hello students, this is Nitin Jain, your commerce teacher once again. In previous lecture जो हमने पढ़ा that was cash flow, रोकड़ का प्रवाह, मूवमेंट, फ्लो, पैसा कहाँ से कहाँ को जा रहा है या कहाँ से आ रहा है। तो पैसे कहाँ कहाँ को मूव कर रहे हैं, इस बात को स्टडी किया कैश फ्लो। आपको पहले की क्लास में इस चीज़ को गाइड कर दिया गया कि कैश फ्लो जो बनाया जाएगा उसमें बिजनेस में होने वाली सारी की सारी एक्टिविटीज़ को हम 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देंगे। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 इन्वेस्टिंग एंड नंबर 3 फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं और बिजनेस में रूटीन में पैसा कहाँ कहाँ से आता है और कहाँ कहाँ को चला जाता है, उन एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का एक डिटेल चार्ट यहाँ रखा गया है कि जो बिजनेस एक नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस रन और प्ले कर रहे हैं वो लोगों में ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन कौन सी चीज़ों में आएंगी। अगर कोई पर्सन फाइनेंसिंग बिजनेस करते होंगे तो वहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के वर्किंग में थोड़ा सा टर्म्स का फेरबदल हो जाएगा, मामूली सा, अभी समझ में आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक चीज़ बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकती है। आपको बिजनेस का टाइप, बिजनेस का प्रोडक्ट, बिजनेस का नेचर भी स्टडी करना पड़ेगा कि आखिरकार ये बिजनेस कौन सी कैटेगरी का है। तो यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जो टर्म्स बोर्ड पे रखी गई हैं ये केवल वो टर्म्स हैं जो एक रूटीन और रेगुलर कंडीशन में बिजनेसेस के अंदर में आती हैं। कहने का मतलब ये कि हो सकता है कि कोई एक सामान या कोई एक ट्रांजेक्शन या कोई एक आइटम किसी बिजनेस में ऑपरेटिंग हो और हो सकता है कि वही आइटम किसी दूसरे बिजनेस में ऑपरेटिंग ना हो। तो ये आपको टेक्निकली इस चीज़ को बिजनेस का नेचर और बिजनेस में टाइप ऑफ प्रोडक्ट और डीलिंग आइटम को स्टडी करके तब आप इस चीज़ को कंफर्म करेंगे। फिलहाल में ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए जाने के 2 पैसे का एक तो है इनफ्लो, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, इनफ्लो, और कहाँ को पैसा चला जाएगा, दैट इज आउटफ्लो। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में पैसे का आना और पैसे का जाना कहाँ कहाँ को होता है उसको स्टडी करना है, बहुत ही कॉमन। बिजनेस की एक्टिविटीज़ में नंबर 1 है कैश सेल्स। अब हम लोग कैश का फ्लो पढ़ रहे हैं तो ये तो मालूम है ना कि उधार के पैसे को स्टडी नहीं कर रहे, कैश के मूवमेंट को स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर है कैश सेल्स। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मान लो 1 मिनट के लिए कि कोई पर्सन बस या ट्रक या टैक्सी चलाने का बिजनेस करता है, तो इस पर्सन को अपने इस बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनके यहाँ क्या आएगा। तो इनके यहाँ डीजल और पेट्रोल, जिस किसी भी फ्यूल से व्हीकल चलता है, तो इसका जो भी कुछ खर्चा होगा डीजल पेट्रोल का, वो इनके बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट मान लिया जाएगा, क्योंकि बिगर डीजल और पेट्रोल की बस तो चलेगी नहीं। सेकंड नंबर पे ड्राइवर्स का जो भी सैलरी पेमेंट है, इनका पेमेंट भी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की लिस्ट में ही आएगा। तो इसमें डीजल का खर्चा है, ड्राइवर्स का सैलरी है, रोड परमिट्स हैं, इंश्योरेंसेस हैं, ये खर्चे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट है, क्योंकि इनके बिना आपकी बस या आपकी कार रन नहीं कर सकती। ये कंपलसरी एक्सपेंडिचर है, इन खर्चों के बिना काम नहीं होगा। तो ये बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब जरा सा आगे, मान लो कि बिजनेसमैन को, इस ट्रक ऑपरेटर बिजनेस को ऐसा लगता है कि इनकी बस में कुछ शीशे टूटे हुए हैं और अब विंटर का सीजन तो आने वाला है, और ऐसे ही इनकी बस में कुछ सीट्स हैं जिनमें से फॉर्म और जिसका रेगजीन खराब हो चुका है, और अब पैसेंजर्स जनरली इस बस को स्किप करने लगे हैं इसमें शीशे या दूसरी फैसिलिटीज़ के ना होने की वजह से। तो इस बस का पूरा मॉडिफिकेशन किया गया और इस बस में शीशे नए सिरे से नए तरीके के डाले गए, नए तरीके के ग्लासेस लगे, नए तरीके के कर्टेन्स लगा दिए गए, और साथ में सीट कवर्स और सीट को बढ़िया तरीके से मॉडर्नाइज करके कंफर्टेबल बना दिया गया। तो ये प्रकार का जो खर्चा किया गया है, इसके बस के चलने न चलने से मतलब ज़्यादा नहीं है, ये बस की कीमत बढ़ा देगा और इसमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की कैटेगरी में ये टर्म आएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि बिजनेस में बस को खरीदने या बस को इस तरीके से मेंटेन करने या बस में और भारी भरकम खर्चा करने से जिससे मशीन की लाइफ बढ़ जाए, हमने कहीं से कोई पैसे लोन ले लिए, टैक्सी ऑपरेटर ने कुछ पैसे लोन ले लिए, तो ये पैसों का जो इंटरेस्ट जाएगा आएगा, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये पैसे के अंदर बिजनेस का मूवमेंट हो रहा है। तो अलग अलग तरीके के बिजनेस में अलग अलग प्रकार के एक्सपेंस ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग की कैटेगरी में आ सकते हैं।
नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो इनफ्लो होता है, पैसे का आना होता है, वो कहां कहां से पैसा आता है। तो सबसे पहला आइटम कैश सेल्स, नकद बिक्री। दुकान से जो सामान कैश में बेच दिया और पैसे आपके हाथ में आ गए, दैट इज कैश सेल्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और चूंकि पैसे आ रहे हैं इसलिए इनफ्लो का पार्ट है। नेक्स्ट है कमीशन, रेंट, रॉयल्टी, रिसिप्ट्स। आपने दुकान चलाई, आपकी दुकान अच्छे से चल रही है, तो कई बार बाजार में ऐसा होता है कि हमारी दुकान है फर्नीचर की और हमारी दुकान पर एक ग्राहक आ गया, उसने कहा भाई हमको फेविकॉल खरीदना है। तो आपकी दुकान फर्नीचर की है तो आप तो फेविकॉल खरीदते रहते हैं, तो आप हमें किसी फेविकॉल वाले का, बढ़िया वाले का एड्रेस बता दो, जिसका सामान बढ़िया हो, रेट्स बढ़िया हो, डीलिंग आइटम बढ़िया हो, तो आकर के हम उससे डील कर लें। हमने कहा हाँ बिल्कुल, आप हमारी दुकान पर आए हैं, आपका जरूर सहयोग होगा, पूरा हेल्प करा जाएगा, सामान आपको बताया जाएगा। तो हमने अपनी फ़ोन बुक में से या फ़ोन में से जो फेविकॉल का जो वेंडर है उसको हमने फ़ोन किया कि देखो साहब, हमारे ये भाई साहब हैं और ये बाहर दूर से आए हैं और ये आपसे फेविकॉल खरीदना चाहते हैं। तो ये सबको हमने अपना घर का, परिवार का मेंबर समझते हुए हमने इनको आपका टेलीफोन नंबर दे दिया है और ये पर्सन घंटे 2 घंटे में आपके पास पहुंच जाएंगे और जो सामान मांगे इनको आप अच्छे से डील कर लीजिएगा और देख लीजिएगा सामान हमारी दुकान के तरीके से डील होने चाहिए, रेट्स हमारे वाले लगने चाहिए, नया वाला पर्सन समझ करके अननेसेसरी रेट बढ़ा करके ना दें, ध्यान रखिए। तो दुकानदार कह रहा है बिल्कुल साहब भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी दुकान पर आया हुआ एक अजनबी पर्सन हमको बहुत अच्छा पर्सन समझ करके और हमारे द्वारा बताए हुए डीलिंग एड्रेस पर फेविकॉल खरीदने के लिए चल दिया। जब वो पर्सन हमारी दुकान से गया, हमने तुरंत से एक फ़ोन किया दोबारा 5 मिनट बाद। हमने कहा भाई ऐसा है कि हरे रंग की शर्ट में पहन करके आ रहा है और ऑटो रिक्शा में आ रहा है या स्कूटर में आ रहा है और जितना भी सामान खरीदे उसमें से 10% कमीशन हमारा है और साथ में जो भी सामान बेचो वो अपनी गारंटी पर अपने हिसाब से बेचना, हमारे पैसों, हमारे द्वारा पैसों के मिलने या पैसों के बैड डेट्स हो जाने में, उधार में सामान बेचने की हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो अपना सीधा सीधा डील देखना, हमसे कोई मतलब नहीं। जितने का सामान खरीदे कस्टमर दुकान पे भेजा है, कमीशन हमारी जेब में आ जाना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल बिजनेस डील है और अक्सर दुकानदार इस प्रकार का कमीशन अपनी रूटीन बिजनेस प्रैक्टिस में अर्न करते हैं। क्योंकि इस प्रकार का कमीशन ग्राहक को फॉरवर्ड करने में मिलता है, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो बिजनेस में अर्निंग हो जाएगी। कमीशन, रेंट, कोई बिजनेस प्रेमिसेस है, किराए पर दे रखी है, हमारे काम में नहीं आ रही है। मान लीजिए कि हमारा बिजनेस राखी, रक्षाबंधन वाली राखी बना करके बेचने का बिजनेस है। उस रक्षाबंधन वाली राखी में होता क्या है कि रक्षाबंधन फेस्टिवल से 3 महीने 4 महीने पहले राखी बनाने का सिलसिला चालू होता है और पूरा गोडाउन भर करके और बहुत सारा राखी का सामान बना लेते हैं और राखी फेस्टिवल से 1 महीने पहले वो सामान की सेल चालू हो जाती है और वो सामान की सारा स्टॉक लगभग सेल हो जाने लगता है। तो राखी के जो गोडाउन्स हैं, राखी के जो फैक्ट्रीज हैं, ये 1 साल में दरअसल में 4 महीने, बहुत से बहुत 5 महीने ही चलते हैं, बाकी के टाइम बंद बने रहते हैं। तो इस कारखाने में जो स्पेस है वो खाली पड़ा हुआ है और वो स्पेस कहीं भी किसी भी प्रकार से यूज नहीं हो रहा। एक कोई दूसरा पर्सन आया, बोला साहब आपकी बिल्डिंग खाली पड़ी है, आप हमें बिल्डिंग को किराए पे दे दीजिए, 4 महीने के लिए बिल्डिंग हमें चाहिए, हम आपको किराया दे देंगे। तो हमने कहा ठीक है, हमारी बिल्डिंग तो खाली पड़ी है, चौकीदार और रखना पड़ा है हमें और उसको खर्चे के पैसे और देने पड़ते हैं। कल को किराएदार रखेगा तो यही खुद ही रहेगा, यही चौकीदार है और यही खुद की मेंटेनेंस करता रहेगा, हमें किराए के पैसे मिल जाएंगे। 4 महीने बाद जब हमारा काम चालू होगा, 5 महीने बाद, तो हमारा भी काम चालू हो जाएगा, कुछ ना कुछ आमदनी हो जाएगी। तो हमने अपनी बिल्डिंग को टेम्परेरी शॉर्ट टर्म के लिए दूसरे पर्सन को किराए पर दे दिया और वहां से हमारे को रेंट रिसीव होने लगी। तो ये भी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। रॉयल्टी रिसीव, आपने किसी पर्सन को अपना कोई घर, अपना कोई मकान, अपना कोई दुकान, आपका ये वाला घर था और इस घर को आपने किसी दूसरे पर्सन को रेंट एग्रीमेंट पर दिया है और रेंट एग्रीमेंट पर देने का मतलब ये है कि ये वाला इस घर में घुसने का दरवाज़ा है और इस दरवाजे से आपने कोई पर्सन सड़क पर जा आ सकता है, डील कर सकता है। आपने अपना मकान दूसरे को किराए पर दे दिया तो चलो ठीक है, किराया मिल जाएगा। लेकिन किराए के मिलने में कंडीशन ये लगी है कि जैसा ये मकान आपको दिया गया है विद नेचुरल डेप्रिसिएशन आप तो इसको यूज़ करेंगे,
लेकिन जैसा सामान आपने लिया है वैसा का वैसा वापस करना पड़ेगा, किराया आपको देना पड़ेगा। जब आपने ये किराए पर मकान दूसरे पर्सन को दिया था तो उस कंडीशन में यहाँ दरवाजा था, तो आप अगर किराएदार हैं और आप चाहते हैं कि आप इस मकान का किराए का दरवाजा मकान का यहाँ से बंद करके और नया दरवाजा आप यहाँ पर लगा दें, तो ऐसा लगा पाना, ऐसा गेट बनाना किराए के मकान में संभव नहीं है जब तक मकान मालिक परमिट ना करे। तो आपको जो मकान मिला है वो रहने के लिए मिला है या व्यापार करने के लिए मिली है जगह, लेकिन आप उस जगह में कोई अन्य प्रकार की गतिविधि या बिल्डिंग को तोड़ करके नया बिल्डिंग बनाने का कोशिश नहीं कर सकते। जैसा सामान है वैसा का वैसा यूज कर सकते हैं, दैट इज रेंट। लेकिन अगर आपको इस प्रकार का कानूनी अधिकार प्राप्त है कि आपके पास में ये वाली बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को जो आपने रेंट एग्रीमेंट पर लेके रखा है, और अगर आप चाहें तो इस पूरी बिल्डिंग को गिरा करके और इसके अंदर में बिल्कुल खाली मैदान बना करके और आप इस बिल्डिंग पर यहाँ पर में आप इसमें क्रिकेट खेल सकें, तो इस व्यवस्था का जो नाम बन जाएगा दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी एग्रीमेंट। रॉयल्टी एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट में दोनों ही कंडीशनों में हम अपनी चीज को दूसरे व्यक्ति को यूज करने के लिए दे देते हैं। रेंट एग्रीमेंट में पर्सन से किराया हमें मिलता है और उस किराए के साथ ये कंडीशन लगी होती है कि सामने वाला पर्सन हमारी चीज को यूज तो करेगा, लेकिन यूज करने में कोई टेक्निकल फेरबदल उसके अंदर नहीं कर सकता। जैसा सामान हमने उसे दिया है उसे वैसा का वैसा केवल यूज करना है। रॉयल्टी एग्रीमेंट में पर्सन के पास फ्रीक्वेंट स्वतंत्र यूजिंग राइट्स हैं। वो पर्सन बदले से किराया ना देकर के अब अधिकार शुल्क यानी कि रॉयल्टी देगा, और रॉयल्टी में एक कंडीशन ये लगी है कि यूजर यानी कि जो व्यक्ति यूज कर रहा है उस जगह को, एक तरीके से किराएदार कह सकते हैं, तो वो पर्सन उस जगह का जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकता है। इवन वो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरा करके और अपने हिसाब से नई बिल्डिंग को मॉडिफाइड भी कर सकता है, या जैसा चाहे वैसा यूज करे। टाइम बाउंड एग्रीमेंट होता है। तो कुल मिलाकर के हमने अपनी जमीन किसी को किराए पर दी या हमने किसी को रॉयल्टी एग्रीमेंट में दी, पैसे तो आए ना। तो पैसे आए तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर में ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, बिजनेस में होने वाली इनकम है, कमाई है। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शंस में पैसा कहां से आएगा यानी इनफ्लो, और रूटीन एक्टिविटीज में पैसा कहां को चला जाएगा ये आउटफ्लो की एक्टिविटीज हैं। आपके पास एक क्वेश्चन होगा कैश फ्लो का, कई सारे आइटम दिए होंगे मिक्स करके, आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आइटमों को छांट करके इस सीक्वेंस ऑर्डर में इसको प्लेस करना है। तो यहां आपको इस क्लास के अंदर में एक बेसिक विजन प्रोवाइड कराया जा रहा है कि आपको कैसे सर्च करना है कि कौन सी आइटम ऑपरेटिंग के पार्ट है और कौन सी आइटम ऑपरेटिंग के पार्ट नहीं है, यानी इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग के पार्ट है। तो हमने डिस्कस कर लिया कैश सेल्स, दुकान से जो नकद बिक्री हो गई वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट, और जो कमीशन मिल गया, रेंट मिल गया, रॉयल्टी मिल गया, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट। नेक्स्ट है रिसिप्ट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। आपको मालूम है ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स प्लस बीआर। तो जो डेटर्स हैं जिनको दुकान का उधार में सामान बेचा गया था लेकिन उस पर्सन से बदले में लिखवा करके कुछ भी नहीं लिया, आपसी ट्रस्ट, गुडविल, भरोसा है और ओरल कमिटमेंट के बिहाफ पर सामान दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड डेटर। लेकिन अगर वो पर्सन से एक पेपर पे लिखवा करके ले लिया कि मेरा नाम ये और तुम्हारा नाम ये और मेरा आधार कार्ड नंबर ये और तुम्हारा आधार कार्ड नंबर ये और तुम्हारी दुकान का पता ये, और इस तारीख को मैंने तुमको इतने रुपए का सामान बेचा और तुम ये कमिटमेंट कर रहे हो कि तुम मेरे पैसे इस तारीख को मुझे दे जाओगे, तो वो जो कागज पर लिखवा करके ले लिया और कागज में सामान खरीदने वाले ने उसने सिग्नेचर करके हमें वापस कर दिया, तो उस कागज का नाम बीआर। दोनों ही कंडीशनों में हमें पैसे लेने हैं और दोनों कंडीशनों में डेटर और बीआर। डेटर का मतलब लिखा पढ़ी का कोई एग्रीमेंट नहीं है, ओरल कमिटमेंट है, जबकि बीआर का मतलब लिखा पढ़ी का एग्रीमेंट है। और इस दोनों एग्रीमेंट में पैसे हमें आ जाने वाले हैं, चाहे तो डेटर के बदले से चाहे बीआर के बदले से। टेक्निकली इट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। तो पैसे जो हम पर आ जाएंगे ये कैश इनफ्लो का पार्ट मान लिए जाएंगे, पैसा आ रहा है। नेक्स्ट है कैश आउटफ्लो, यानी पैसा कहां कहां को बिजनेस में जाएगा और कौन सी एक्टिविटी को कैश आउटफ्लो मान लिया जाएगा। पैसा जो बिजनेस से बाहर जाएगा उसको आउटफ्लो कैसे मानेंगे। तो आउटफ्लो की कैटेगरी में नंबर 1 है कैश परचेज। तो अगर आपने अपनी जरूरत का सामान कहीं से कैश परचेज कर लिया, आपने सामान खरीद लिया,
तो अगर आपने सामान कहीं से खरीदा है तो ये कैश परचेज का पार्ट है, और कैश परचेज अगर हो रही है तो जैसे सामान बेचना बिजनेस की रूटीन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक ऐसे ही सामान खरीदना भी तो बिजनेस की एक्टिविटी है। अरे भाई खरीदोगे नहीं तो बेचने के सामान आएगा कहां से? तो रूटीन में तो बिजनेस में चलता रहता है, सामान खरीदना सामान बेचना। तो जो सामान कैश में खरीद लिया गया ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अगर हमने किसी से उधार में सामान खरीदा है और उसको पैसा पेमेंट देना है, वही ट्रेड पेएबल वाली बात, यहाँ ट्रेड रिसीवेबल वाली बात, यहाँ ट्रेड पेएबल वाली बात। पेमेंट किसी पर्सन को देना है, क्रेडिटर को पेमेंट देना है, बीपी के बदले का पेमेंट करना है, तो ये अपने आप में पेमेंट टू क्रेडिटर्स है और ये कैश आउटफ्लो का पार्ट मान लिया जाएगा। पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? लाइट बिल्स हैं, टेलीफोन बिल्स हैं, सैलरी टू द वर्कर्स हैं, डिस्काउंट हमने कैश में कुछ दिया लिया है। तो ये जो ट्रांजैक्शंस हमारे पास है जो कैश में मूव कर रहे हैं, इनका पेमेंट हम कैश को पेमेंट करते हैं, तो इन पेमेंटों का नाम पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ये पैसे भी बिजनेस में कैश आउटफ्लो का पार्ट मान लिए जाएंगे। और लास्ट है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स की वैल्यू को पहले नंबर पे ऑपरेटिंग में माइनस किया जाता है। आगे के ट्रीटमेंट में आपको जब पूरा टॉपिक सिखाऊंगा तो उसमें और भी करवाऊंगा। तो स्टूडेंट अल्टीमेटली ये ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस में हो रहे हैं ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है उन बिजनेसेस के लिए जो नॉर्मल कंडीशन में बिजनेस में ट्रेडिंग एक्टिविटी या फिर सर्विसिंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये ऑपरेटिंग आइटम जरूरी नहीं है कि यही आइटम होंगे। बिजनेस टू बिजनेस ये कंडीशन की लिस्ट कम ज़्यादा हो सकती है, बदल सकती है, एडजस्ट हो सकती है, चेंज हो सकती है। आपको एक नॉर्मल कॉमन सेंस लगाना है कि ऐसा कोई भी एक्सपेंस कैश आउटफ्लो के लिए जो कैश में हो रहा है, पैसे तुरंत की तुरंत दिए जा रहे हैं, और जिन आइटमों के खर्चे के बिना दुकान चला पाना, बिजनेस चला पाना संभव नहीं है, उनके बिना दुकान नहीं चलेगी। आई जस्ट इलिस्ट्रेट 2 minutes बिफोर आई आस्क अबाउट टैक्सी ऑपरेटर बिजनेस, expense of diesel, expense of petrol, expense of lubricants, expense of driver and conductor salary, road permit, license fees. These are all compulsory expenditure that need to be taken place at the time of cash flow statement. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन सारे के सारे खर्चों को ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आउटफ्लो की लिस्ट में माना जाएगा क्योंकि पैसे खर्च हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर बिजनेस एक्टिविटीज में से पैसे कहीं से आ रहे होंगे तो वो पैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में पैसे जो आएंगे वो सामान में पैसे नकद बेचने से आ जाएंगे, कैश सेल्स, कमीशन, रेंट, रॉयल्टी रिसिप्ट कहीं से आ रही है तो वो डिस्कस हो जाएगी। और रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, किसी डेटर किसी बीआर से पैसे हम वापस आए हैं तो वो लिस्ट के आइटम को भी इसी सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर हम प्लेस कर देंगे। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी की लिस्ट है। कंडीशन टू कंडीशन, बिजनेस टू बिजनेस ये अलग अलग भी हो सकती है। तो जितना आपने बोर्ड पे सीखा है वो जरूरी तो है ही है, साथ में कैश फ्लो के टॉपिक में कॉमन सेंस लगाना बहुत जरूरी है ताकि मालूम पड़ सके कि इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर में कौन से खर्चे को हम लोग ऑपरेटिंग का पार्ट मानेंगे। अलग अलग एक्टिविटीज में आगे करेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक साथ कवर कर लेंगे, छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, और उसके बाद एक कंबाइंड क्वेश्चन का पूरा अटेम्प्ट करेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा विद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली एक साल पूरा हो जाने के बाद जो साल शुरुआत होने से पहले जो प्लानिंग की गई थी उस प्लानिंग से क्रॉस चेकिंग है कि वास्तव में जैसा जैसा बजट कैश बजट बनाया था, प्लानिंग की गई थी, वास्तव में खर्चा वैसा ही वैसा हुआ, रिसिप्ट वैसी वैसी हुई या कुछ अलग हुई। हम अपने टारगेट से, अपने एक्चुअल से, अपने डेविएशन से, स्टैंडर्ड से क्या हम डेविएट कर रहे हैं या ओरिजिनली जैसा हम प्लान किए थे वैसा ही रिसिप्ट, वैसा ही इनकम, वैसी ही आमदनी हमको हो भी रही है। तो इसकी जानकारी को कंफर्मेशन करने के लिए और कैश के फ्लो को चेक करने के लिए मैंने बताया था कि बिजनेस में सबसे ज्यादा सेंसिटिव आइटम कैश है। अगर कैश चोरी होने से बच गया तो दुकान चल जाएगी और प्रॉफिट भी हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जो अपने यहाँ कैश की चोरी को नहीं रोक पाए फेल हो गए। तो कैश का जो फ्लो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो है। अगर कोई भी पर्सन चोरी करने की कोशिश करता है, मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता है, तो कभी भी कोई पर्सन बड़ी फिगर से नहीं करता, छोटी फिगर से ही करता है। तो अगर आप लोग शुरुआती तौर पर छोटी फिगर की गड़बड़ी पर ही इस फिगर की हेराफेरी को ढूंढ पा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्यों हो रही है, रीजन क्या है, तो पर्सन की हिम्मत बड़ी फिगर पर गड़बड़ करने की नहीं बचेगी, वो आपकी इंटेलिजेंस को समझ जाएगा। तो यहां पर में कैश का फ्लो स्टेटमेंट बन रहा है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, जो इंडिकेट करता है कि पैसा बिजनेस में कहां से आ रहा है
और कहाँ कहाँ को जाने की तैयारी हो रही है। इसी के साथ आगे की क्लास में हम आगे का वीडियो और करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल। सब्सक्राइब ना करें कोई बात नहीं है, लेकिन शेयर जरूर करिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास बुक्स नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, वो बेचारे इन्हीं सारे मीडिया से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके पढ़ पा रहे हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो दूसरे लोगों को कंटेंट शेयर कर दीजिए। कम से कम वो भी कोई इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंस अगेन वी विल मीट अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।